नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम यूनिट है हमारी पर्यावरण अध्ययन पेपर का मूल्यांकन। इस यूनिट का नाम है। तो आप लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम याद रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और इसी टेलीग्राम पर आपकी रीट की क्लासें चलेंगी साथियों। अभी जैसे ही आपकी ये परीक्षा ख़त्म होंगी फर्स्ट ईयर की, उसके बाद तुरंत आपको रीट की क्लासें चालू हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क रहेगी सारी चीज़ें, चिंता मत कीजिए। और अब हम इस यूनिट से देखते हैं। तो मैंने कई वर्षों से कुछ निरीक्षण भी किया है, तो इसमें से अभी तक शायद कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न तो पूछा गया नहीं है शायद, मेरे हिसाब से। ठीक है ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस यूनिट से पढ़ लीजिए। मैं तो पढ़ाऊँगा नहीं साथियों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आया हुआ है कभी। और बात करते हैं हम यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आप लोग, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है अगर वो आएगा तो कोई स्टेटमेंट ही आएगा। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। ये व्यक्ति के विकास में अत्यधिक रुचि रखता है। ये व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में चलता है। तो ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है मुफात का, ध्यान रखना। छात्र की कमजोरियों, क्षमताओं और कुशलताओं का ज्ञान कराने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या है? मूल्यांकन ही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है कि भाई मूल्यांकन के द्वारा पता किसका चलता है? तो बच्चे के व्यवहार का पता चलता है। ठीक है, वह मूल्यांकन अच्छा कहलाता है जिसमें प्रश्न कैसे होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, और मूल्यांकन के किस उद्देश्य को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं? तो याद रखना, निदानात्मक जो मूल्यांकन है उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ओके, मूल्यांकन के किस उद्देश्य को योगात्मक कहते हैं? तो उपलब्धियों का जो संक्षिप्तीकरण हम करते हैं वो हमारा योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। एक अच्छे मूल्यांकन में सर्वाधिक अच्छा गुण कौन सा है? विश्वसनीयता और वैधता का। ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, जैसे मौलिकता है, व्यापकता है, ठीक है ना, विभेदकारिता, ये सब है। किस शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन पूर्णतः लक्ष्य आधारित होता है? वाल केंद्रित मूल्यांकन। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी है, याद रखना आप लोग, सकारात्मक प्रक्रिया है मूल्यांकन हमेशा। और अगला प्रश्न है अपना, देखेंगे यहाँ पर आइए, ये आगे हम पढ़ेंगे बीएस ब्लूम का, कोई दिक्कत नहीं है। बीएस ब्लूम का आगे से अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। अगर किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका में बार बार जांच करने पर उसके मूल्यांकन में अगर कोई अंतर नहीं आता है तो मूल्यांकन की विशेषता क्या कहलाती है साथियों? इसको हम विश्वसनीयता कहते हैं। ये प्रश्न रेट में भी पूछा गया, पिछली यूनिटों में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वैधता के कारण। ये प्रश्न कई बार रेट में भी आ चुका है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए आइए हम बड़े प्रश्नों की तरफ थोड़े चलते हैं। देखेंगे आकलन की कोई तीन उद्देश्य, आकलन के तीन उद्देश्य याद रखना। छात्र में गुणात्मक सुधार लाना, आवश्यक उपायों से कमजोरियों का पता लगाना और छात्रों का फीडबैक करना। ठीक है, यानी प्रश्न पोषण। उसके बाद अपना है बाल केंद्रित मूल्यांकन में मौखिक, लिखित और फॉर्मेंस जांच के साथ क्या करना और जरूरी है? तो स्वयं मूल्यांकन, सहपाठी द्वारा मूल्यांकन, संचय, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट द्वारा मूल्यांकन और सहभागिता का विस्तार एवं गुणवत्ता, ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की डेफिनेशन डॉक्टर अशोक सिरडाना के अनुसार शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी पूर्ति की है, ये पता लगाना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। अब मूल्यांकन के आपको चार उद्देश्य अगर पूछे जाएं तो याद रखना, चार उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ, उद्देश्य तो याद रखना ही है। छात्रों ने शैक्षिक उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, इसकी जांच करना। छात्रों की कठिनाइयाँ, समस्या आदि की जानकारी करना। शिक्षक एवं शिक्षण विधियों की सफलतापूर्वक जांच करना और छात्रों की समस्याओं का निदान कर उन्हें उपचारात्मक ढंग से दूर करना। ये क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य है। नेक्स्ट है मूल्यांकन किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? तो मूल्यांकन याद रखना, ये कुछ सिद्धांत है, जैसे निर्धारित उद्देश्य को प्राप्ति पूर्ति का सिद्धांत, मापन के लिए उपयुक्त उपकरण का चयन, एक उपकरण अथवा अनेक उपकरणों का प्रयोग हुआ है या नहीं, सांख्यिकी गणनाओं का सिद्धांत और गुणात्मक व्याख्या और विश्लेषण का सिद्धांत, इन सभी पर हमारा मूल्यांकन आधारित होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मूल्यांकन के क्षेत्र हैं वी एस ब्लूम के अनुसार 6 प्रकार के, याद रखना आप लोग। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन,
ये हमारे 6 क्षेत्र हैं जो BS ब्लूम ने ही बताए थे साथियों, ठीक है। और ये कहलाता हमारा ज्ञानात्मक मूल्यांकन। क्या कहलाएगा? ज्ञानात्मक मूल्यांकन के पक्ष हैं ये 6, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, बच्चों का आकलन किया क्यों जाता है? क्यों किया जाता है कि आकलन की सहायता से बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को जांचा जा सकता है और उन्हें सीखने सिखाने की प्रक्रिया और सामग्री में सुधार भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आकलन कब किया जाना चाहिए? आकलन कब किया जाना चाहिए? शिक्षक को दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चों के साथ सतत रूप से अंतःक्रिया करके कक्षा के भीतर और बाहर उनका आकलन करना चाहिए। सर्वाधिक रूप से हर दूसरे महीने में एक बार बच्चों की कम से कम काम की जांच करके उनका आकलन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ, बाकी के प्रश्न तो बहुत सारे हैं इसमें। देखिए, विषय वस्तु आधारित आकलन कब किया जाता है? विषय वस्तु जो आधारित आकलन है वो कब किया जाएगा? ये तब किया जाता है शिक्षक के द्वारा जब वह सोचता है कि विषय संबंधी पाठ उसके द्वारा पढ़ाया गया है अथवा बच्चों द्वारा सीख लिया गया है। अतः शिक्षण अधिगम परिस्थिति में विषय संबंधी आकलन होता है, जबकि प्रक्रिया आधारित आकलन में शिक्षण के अंतर्गत बच्चों को जो कौशल सीखते हैं उनका आकलन अपेक्षित होता है। ओके, अगली बात करते हैं हम शैक्षिक प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। तो याद रखना, अभ्यास उद्देश्य पहला अंग है, दूसरा अध्ययन अध्यापन परिस्थिति और तीसरा है मूल्यांकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अब ये BS ब्लूम का जो त्रिआयामी प्रक्रिया सिद्धांत है ये आप लोग याद रखना। पहला, इसमें 3 पॉइंट याद रखने कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 3 पॉइंट इसमें बताए थे BS ब्लूम सामने। पहला है अपना शिक्षण प्राप्त उद्देश्य, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा बताया था इसमें ही पाठ्यक्रम। इसमें पहला कौन सा था? पाठ्यक्रम था। दूसरा था शिक्षार्थी यानी अधिगम अनुभव विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं नहीं। और तीसरा है शिक्षक यानी मूल्यांकन का साधन कौन है? यहाँ पर शिक्षक है। तो ये 3 अंग बताए थे, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और शिक्षक। यहाँ पर शिक्षार्थी या विद्यार्थी को अधिगम अनुभव का माध्यम बताया और मूल्यांकन का साधन यहाँ पर शिक्षक को बताया। ओके, आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे चेकलिस्ट क्या है, ये कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग। चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो। चेकलिस्ट एक उपयोगी उपकरण है जिसके द्वारा सीखे गए परिणाम आकलित करने, सीखने की परफॉर्मेंस को आकलित करने में चेकलिस्ट सहायक होती है। और पोर्टफोलियो की बात करें तो समय की एक निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो होता है, जो सार बल की प्रगति का ब्यौरा हमको देता है ना, याद रखना आप लोग। आगे बात करते हैं हम, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। मूल्यांकन की अवधारणा को संक्षिप्त में। मूल्यांकन की अवधारणा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अवधारणा क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अवधारणा की। प्राचीन काल से ही बालक की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत उपलब्धियों का पता करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जा रहा था, परंतु आधुनिक युग में मूल्यांकन की नवीन प्रक्रिया अधिक संवेदनशील और सुग्राही बन चुकी है। अतः अध्यापक को इस संदर्भ में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार एक चिकित्सक अपनी दवा का मूल्यांकन रोगी में होने वाले परिवर्तन से करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी अपने शिक्षण का मूल्यांकन बालक में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों से या व्यवहारगत परिवर्तनों से करता है। बालक को शिक्षा की प्राप्ति करने से पहले शिक्षक उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके विभिन्न अनुभव छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। इन्हीं अनुभवों से बालक के व्यवहार में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है और देखा जाता है कि अपेक्षित परिवर्तन हुआ है या नहीं। यदि होता है तो कहाँ तक हुआ है और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण रहा। इन प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए मूल्यांकन एक शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अब हम बात करते हैं इसमें शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताए थे। पहला है हमारा अभ्यास उद्देश्य एवं प्रयोजन, दूसरा है अध्ययन अध्यापन परिस्थिति और तीसरा है हमारा मूल्यांकन। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आकलन और मूल्यांकन में क्या संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, निशान लगा लीजिए आप लोग। आकलन में मूल्यांकन शब्द अधिकतर एक दूसरे के पर्यायवाची से महसूस होते हैं, जिनको अधिकतर उपयोग में लाते हैं, लेकिन इन दोनों की वास्तविकता में अंतर है। शिक्षण में आकलन का उद्देश्य बच्चों के सीखने के दौरान अनुपालन की गुणवत्ता के निर्णय से संबंधित होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम की निश्चित अवधि के पश्चात उसके सीखने के वास्तविक स्तर की प्राप्ति पर केंद्रित होता है और उस समय यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि अधिगम की प्रक्रिया क्यों और किस प्रकार हुई है। अतः मूल्यांकन मानकों पर आधारित बच्चों के कार्य की गुणवत्ता पर किया जाता है,
फलस्वरूप इस गुणवत्ता को दर्शाने हेतु उनको अंक और ग्रेड भी दिए जाते हैं। संक्षेप में हम कहें कि जबकि आकलन क्या होता है, देखिए आकलन हमारा निर्माणात्मक और रचनात्मक रूप में अपनी प्रक्रिया को दर्शाता है, जबकि मूल्यांकन परिणाम स्वरूप होता है। परिणाम स्वरूप इसका मूल्यांकन जानने के लिए किया जाता है। अतः मूल्यांकन करने के लिए आकलन मूल्यांकन करने की आवश्यकताओं की पूर्ति होती प्रमाणों को इकट्ठा करने का एक साधन होता है। आकलन एक अंतिम निर्णय न मानते हुए एक ऐसी प्रक्रिया माननी चाहिए जिसके द्वारा विभिन्न अवलोकनों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। मूल्यांकन इसी प्रकार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पता चलता है कि बच्चे के विकास और अधिगम में किस हद तक गुणात्मक बदलाव आया है। एक अच्छा मूल्यांकन वह होता है जो बच्चों की उपलब्धियों की संपूर्ण तस्वीरें दें, वह विभिन्न स्रोतों से एकत्रित प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीखने के सूचक या सूचकांक यानी संकेत से क्या मतलब होता है और इसके लाभ क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा क्रियाओं के अनुपालन और व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी आकलन सतत रूप में किया जाता है। यह कई कारकों पर निर्भर होता है। इन कारकों संबंधित अलग अलग व सतत आकलन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको प्राचल हिंदी में बोलते हैं, प्राचल यानी पैरामीटर। इसको सीखने के सूचक और संकेतक कहा जाता है। जो पैरामीटर होते हैं उसको संकेत बोलते हैं। ये विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई क्रिया और उनके क्रिया कौशल प्रवृत्तियों के संबंध होते हैं। तो इसके कुछ लाभ भी होते हैं भाई। पहला लाभ है कि शिक्षक इसके आधार पर अवलोकन कर सकते हैं कि विद्यार्थी किन क्रियाओं में संलग्न है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है और किस हद तक कौशल को उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है कि शिक्षक को गतिविधियों के मूल्यांकन में मार्गदर्शन के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। कौन कौन से मार्गदर्शन उपयोग में लाए जाएं। फलस्वरूप गतिविधियों को समुचित रूप से बदला जा सकता है जिससे वे क्रियाएं करें और जिनका सूचकों में उल्लेख हो। बच्चों के क्रिया कौशल के विकास में सुझाव के लिए उपयोग कर सकते हैं। उन कार्यों की पहचान के लिए जिन्हें बच्चों के क्रिया कौशलों के मूल्यांकन हेतु उपयोग में किया जा सके। पर्यवेक्षण अधिगम प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना भाई, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आता है पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व क्या है। देखेंगे आप लोग, जनसाधारण में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कराने के लिए पहला महत्व है मूल्यांकन के उद्देश्यों की सार्थकता जांचने के लिए, पर्यावरण कमी की वास्तविक स्थिति को जनसंपर्क या जनसाधारण से अवगत कराने के लिए, पर्यावरण शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता जानने के लिए, लोगों में अच्छे जीवन की संकल्पना हेतु मानस बनाने के लिए, प्राकृतिक असंतुलन के लिए जिम्मेदार जिन्हें विभिन्न घटकों की भागीदारी जानने के लिए और पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए। ये सब क्या है, इसके महत्व में आपको याद रखना है भाई। अब बात करते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण दोष क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन। सीसी होता क्या है, तो तकनीकी शब्दावली वैज्ञानिक सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों के व्यावहारिक प्रयोग का परीक्षण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। जबकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अतिरिक्त वैचारिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निर्माण हेतु योग्यता आदि गुणों को मूल्यांकित किया जाता है, ठीक है ना। सत्र के अंत में होने वाले मूल्यांकन पर कई प्रकार के दोष होते हैं जिनका निवारण सतत व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन को सामान्यतः आंतरिक मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है। यह मूल्यांकन उन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो विषय का शिक्षण कर रहे होते हैं, बालक के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और इस मूल्यांकन के सत्र के दौरान चलता रहता है, पूरी सत्र चलता रहता है। तो बालक की शैक्षणिक उपलब्धियों को मूल्यांकित करता है। इस प्रकार बालक अपनी उपलब्धियों का लगातार मूल्यांकन करने के लिए पृष्ठ पोषण भी प्राप्त करता रहता है। तो ये मूल्यांकन होता है। बात करते हैं इसकी विशेषताएं। तो मूल्यांकन की विशेषताओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक निरंतर अध्ययनशील रहता है और वह रटने के स्थान पर समझने की योग्यता में वृद्धि के प्रयास भी करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता बालक की शैक्षिक उपलब्धियों एवं योग्यताओं को उचित प्रकार से मूल्यांकन करता है, उनकी प्रगति और विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का उसका मार्गदर्शन करता है। देखो स्पीड थोड़ी तेज़ है, आप लोग निशान लगा लीजिए भाई, ठीक है भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दौरान अवसर कारक समाप्त होते हैं और अच्छे बालकों को अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो ये विशेषता है मूल्यांकन की, ज़रा आप लोग इनको याद करते जाएंगे। दोषों की बात करते हैं यहाँ पर, तो दोष है अपने सतत व्यापक मूल्यांकन केवल उन्हीं दशाओं में लागू हो सकता है जहाँ छात्र और शिक्षक अनुपात कम होता है। ये इसका पहली कमी है, ठीक है ना। सतत व्यापक मूल्यांकन में समय और धन दोनों अधिक लगता है। सतत व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से सामान्यतः बालक अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं जो सिफारसी होते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों को पक्षपात करने के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं और भाई भतीजावाद भी इसमें प्रभावित होता है। तो ये इसके दोष हैं भाई। अगला क्वेश्चन अपना आता है, देखिए
स्वयंकर्मी और सहकर्मी, देखो दोनों में अंतर है। स्वयंकर्मी स्वयं आकलन और सहकर्मी आकलन। स्वयं आकलन क्या होता है, सहकर्मी आकलन, दोनों में डिफरेंट समझिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए स्वयं आकलन वह आकलन होता है जिसमें विद्यार्थी स्वयं अपना परीक्षण खुद करता है या निरीक्षण खुद करता है। जो कक्षा से पहले पढ़ाए गए विषय के अनुप्रयोग पर शिक्षार्थी द्वारा कुछ गृह कार्य दिया जाता है, तब विद्यार्थी को स्वयं आकलन करने का अवसर मिलता है, जिसमें विद्यार्थी को पता चलता है कि विद्यालय में पढ़ाई गई संपत्तियों को कितनी अच्छी तरीके से समझाया है। कुछ बच्चों द्वारा सिखाया जाता, बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसके आकलन की विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती है। कभी कभी बच्चे स्वयं को उसके साथियों का अधिगम मूल्यांकन करते समय अधिगम का मूल्यांकन करना चाहिए। अध्यापक को इसे अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। लंबा है थोड़ा सा, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी है और मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि मुझे बोलने में कितनी परेशानी आ रही है, इसलिए आप लोग निशान लगा लीजिए, बेटर रहेगा। परियोजना के लाभ अगर आपसे पूछा जाए तो खोजबीन करने, हाथ से काम करने, शारीरिक श्रम करने, अवलोकन करने, आंकड़ों का संग्रहण करने, विश्लेषण, नियोजन, व्याख्या, सामान्यीकरण के अवसर इसमें मिलते हैं। पहली लाभ इसका परियोजना का। दूसरा है समूह और जीवन की वास्तविक स्थितियों में काम करने के अवसर मिलते हैं। समूह कार्य, एक दूसरे से सीखने और अनुभव बांटने के अवसर भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के आकलन के लिए किस प्रकार उपयोगी है। कोई 4 बिंदु। तो पहला बिंदु है पूर्ण सत्र तथा अथवा वर्ष में बच्चे के विकास व प्रगति को पता लगता है। इसमें बच्चे का स्वयं के कार्य के बारे में स्वाकलन कर भविष्य में सुधार करना। शिक्षक व विद्यार्थी, शिक्षक, अधिगम, पेशेवर, ये सब प्रश्न आपको याद करना है, ठीक है ना। अब आता है हमारा आकलन में मौखिक तकनीकी क्या है। आकलन में मौखिक तकनीकी क्या है, इसके लाभ और सीमा। तो एक प्रश्न अपना ये इंपॉर्टेंट बनता है, आकलन में मौखिक तकनीकी। आप लोग याद रखना, इसके लाभ भी है यहाँ पर और ये इसकी कमियाँ भी है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएँ एक बार, ठीक है। तो याद रखें, जो प्रश्न आप लोग निशान लगा लेना एक बार अच्छे से। नक्शे और चित्र में बुनियादी अंतर, नक्शा क्या होता है और बुनियादी चित्र क्या होते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ज़रूर एक बार याद करके जाना है भाई, है ना। अगला शायद अपना एक क्वेश्चन और आता है, परियोजना कार्य से विद्यार्थियों को कौन कौन से कौशल विकसित किए जाते हैं। और ये प्रश्न 2015 में आया था और ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। एक प्रश्न अपना ये वाला है। इसके अलावा अब हमारे शायद निबंधात्मक प्रश्न होते हैं नीचे, है ना। ये और एक सूचनात्मक प्रश्न और व्यावहारिक प्रश्नों में अंतर क्या है, ये भी आप लोग याद करके चले जाना। बस इतना ही इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। शायद ये भी नज़र रख लेना एक बार, संचित अभिलेख इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी आने के पूरे चांसेस है, कभी आया तो नहीं है शायद ये, ठीक है ना। इसलिए पढ़ के ज़रूर जाना है इसको एक बार, ठीक है साथियों। तो अपने निबंधात्मक प्रश्न मैं बताऊंगा नहीं, यूट्यूब पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पर निबंधात्मक प्रश्नों के लिए 20 मॉडल पेपर प्रदान किए हैं और मैं से आप लोग प्रश्न बहुत आएंगे, चिंता नहीं करना है आपको। धन्यवाद।